अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ना, मैं आपको बता रही थी वो लेक्चर वहाँ पे मुझसे गलती से ख़त्म हो गया। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैं आपको ना निमोनिक बता रही थी। अच्छा, उनको याद करने का आसान तरीका है पीके का कौन सा मग, ठीक है। अभी जो पीके है ना, ये देखें, पीके का कौन कौन CHON कौन सा मग, ठीक है, ये है। अब पीके में पी से बनता है फॉस्फोरस, के से बनता है पोटाशियम। के आप ना केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पोटाशियम जो होता है ना उसका सिंबल के ही होता है, ठीक है। पोटाशियम को जब लिखते हैं तो के से लिखते हैं, आपको केमिस्ट्री में पता लग जाएगा, ठीक है। तो के से पोटाशियम और Ca का में Ca है ना, तो Ca से कैल्शियम बन रहा है, Ca कैल्शियम। और कौन में C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, ठीक है। और सा सल्फर और मग मैग्नीशियम, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम मग। तो पीके का कौन सा मग, इससे आप याद कर सकते हो क्या, ये वाले सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। पहले मैंने एक न्यूमोनिक बनाई थी, लेकिन फिर मुझे उससे एक अच्छी न्यूमोनिक मिल गई, तो फिर मैंने कहा ये बता देती हूँ। पीके का कौन सा मग, ठीक है, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम। इससे आपको सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद हो जाएंगे। सबको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में MCQ में पूछ सकते हैं कि कार्बन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो निमोनिक से ना आपको फ़ौरन याद आ जाता है कि क्या कौन सा न्यूट्रिएंट था, मैक्रो था, ठीक है। इसके अलावा ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो माइक्रो मीन स्मॉल, जो थोड़ी लोअर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड, थोड़ी क्वांटिटी में पौधों को चाहिए, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या एग्जांपल आएंगी, इसमें कोई निमोनिक तो मुझे इतना खास नहीं मिला, लेकिन हम इसको भी अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको जल्दी याद हो जाए। ये देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है ना स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, कौन कौन से हैं, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन, निकल, ये हैं, ठीक है। अब इसको हम याद करते हैं। देखिए, आपने ना दो का जोड़ा बना लेना है, आयरन और कॉपर का जोड़ा बना लिया, ठीक है। आयरन होता है लोहा, कॉपर होता है तांबा, तो लोहा तांबा, आयरन कॉपर, ये हो गया। फिर आपने MM याद करना है, MMCC से क्या बनेगा, एक M से बनेगा मोलिब्डेनम, एक M से बनेगा मैग्नीशियम नहीं कहना है, क्योंकि मैग्नीशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। M से मोलिब्डेनम, M से मैग्नीज, और फिर CC में एक C से बनेगा कॉपर, एक C से बनेगा क्लोरीन, ठीक हो गया। ये इस तरह। अब फिर बोरोन। अच्छा, मैं ना ये इस तरीके से याद करो, मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं बोर हो रही हूँ तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते हैं ताकि मेरी बोरियत ख़त्म हो जाए, सही है। तो बोर निकल जाना, बाहर निकल गए हम, तो बोरोन निकल, ठीक है। और जिंक आप ऐसे याद कर लें, सही हो गया। तो इस तरीके से ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने याद कर लिए। क्या, पहले आयरन कॉपर का पेयर, फिर MMCC का पेयर, फिर हम बोर हो रहे थे बाहर निकल गए, और जिंक। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे याद हो गए। अच्छा, अब हम ना इन्होंने टेबल बनाए हुए हैं, इस टेबल में से वो MCQ बना देते हैं बोर्ड में, या शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं आपको कि फॉस्फोरस का क्या रोल है, सब कुछ तो हम ये पढ़ लेते हैं अच्छे आसानी से। इस टेबल को हम याद कर लेंगे, मुश्किल ही लगेगा। निमोनिक बना के हम थोड़ा कोई स्टोरी बना के याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ना रोल ऑफ हम देखते हैं, हमने पढ़ा दो तरह के न्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। हम ना मैक्रोन्यूट्रिएंट की पहले हम बात करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट का क्या किरदार है, मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट पौधे को कहाँ पे चाहिए, कहाँ पौधे को ज़रूरत है मैक्रोन्यूट्रिएंट की, क्या काम कर रहे होते हैं पौधे के अंदर, ये सही है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मैक्रोन्यूट्रिएंट हमने पढ़ा कौन कौन से थे, पीके का कौन सा मग, यही था ना। तो पीके का कौन सा मग, ये सारे वही दिए हुए हैं, सही है। तो पहले हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन कहाँ पे होता है आपको पता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल्स, सारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बन है। चार ही तो बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, चारों को निकाल के देख लें, चारों के स्ट्रक्चर के अंदर हमने कार्बन देखा। ये हम बायोमोलिक्यूलर चैप्टर में जब हमने पढ़ा तो हमने डिटेल में देखा, हर एक का स्ट्रक्चर हमने बनाना सीखा कि कैसे बनाते हैं, तो उसमें हर एक में कार्बन था, ठीक है। तो कार्बन तो हर बायोमोलिक्यूल के अंदर आता है ना, और हाइड्रोजन भी, सही है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन तकरीबन साथ साथ ही होते हैं। तो ये भी मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल द बायोमोलिक्यूल, ये भी सारे बायोमोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन आता है। तो ये कार्बन ने भी हर सारे बायोमोलिक्यूल को बनाना है, और हाइड्रोजन भी सारे बायोमोलिक्यूल को बनाना है। ये कार्बन हाइड्रोजन का हमने याद कर लिया। अब हम ऑक्सीजन का याद करते हैं। ऑक्सीजन भी सारे बायोमोलिक्यूल का पार्ट है, आप निकाल के देख लें, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन मिलेगी, आपको लिपिड के, न्यूक्लिक एसिड के। अगर मैं आपको हल्का सा दिखाना चाहूँ, ये देखें, ये कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर आ गया, ये वाला, इसमें देखें ऑक्सीजन आपको मिल रही है, कार्बन मिल रही है, हाइड्रोजन मिल रही है, सही हो गया। ये कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। प्रोटीन में देख लें आपको कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये लिपिड का स्ट्रक्चर है, लिपिड का स्ट्रक्चर, ये देखें, लिपिड के स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में आप देख लें, इवन न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में भी ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और साथ में हाइड्रोजन भी होंगी, इन्होंने हाइड्रोजन नहीं दिखाए हुए। सही हो गया। तो इस तरीके से सारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ये आते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सही हो गया। अब ऑक्सीजन एक और जगह भी ज़रूरी है, सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने सेलुलर रेस्पिरेशन वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये सेल है, सेल ने ग्लूकोज को लेना है और ग्लूकोज को, ये हमारे पास प्यारा सा हमारा ग्लूकोज बालू है, ठीक है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में सेल ने तोड़ना है। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तो क्या बनता है, एटीपी मिलती है आपको, ठीक है, ये याद है आपको। तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं ना, तो एटीपी मिल रही है, तो ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि पौधों के भी सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ही तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा और एटीपी मिलेगी, और एटीपी सेल इस्तेमाल करेगा और अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। ये हमने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात कर ली। फॉस्फोरस जो होता है ना, कहाँ पे ज़रूरी है, आपको याद हो एटीपी के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस कितना लाजमी था। ये देखें, अगर मैं आपको एटीपी का स्ट्रक्चर दिखाऊँ, ये देखें, ये फॉस्फोरस पी, तो ये फॉस्फोरस एटीपी के स्ट्रक्चर में कितना लाजमी है। फॉस्फोरस होगा तो एटीपी का स्ट्रक्चर बनेगा, और एटीपी आपको पता है सेल के लिए कितनी ज़रूरी है। एटीपी ना हो तो सेल कोई काम नहीं कर सकता, ये सेल के लिए एनर्जी करेंसी है, ठीक हो गया। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस बहुत लाजमी है, बिल्कुल सही बात है। कैसे, ये देखिए, अगर मैं आपको न्यूक्लिक एसिड में दो ही आते हैं ना, डीएनए और आरएनए आता है। अगर मैं आपको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो हमने पढ़ा था, ये देखें, ये हमने पढ़ा था, ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड ना न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलकर आपस में न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ये वाला था, सही है। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में देखें फॉस्फेट ग्रुप आपको नजर आ रहा है ना, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ग्रुप है। ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते रहेंगे, इन्होंने फिर मिलकर डीएनए और आरएनए बना देना है। तो न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस देखो कितना किरदार है, फॉस्फोरस कितना अहम है, सही। फॉस्फोरस नहीं होगा तो न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगी, तो डीएनए आरएनए कैसे बनेंगे। तो इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड में बड़ा किरदार है फॉस्फोरस का। कोएंजाइम आपने पढ़ा है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो एंजाइम को चाहिए होता है, जो लूजली अटैच होता है एंजाइम के साथ, याद है ना आपको। तो ये फॉस्फोरस कोएंजाइम के तौर पर भी अपना रोल प्ले करता है। ये एंजाइम है ना हमारा खूबसूरत सा, इस एंजाइम के साथ जाके इसने लग जाना है और एंजाइम को एक्टिवेट करना है, ठीक है। और इसके अलावा फॉस्फोरस कहाँ पे ज़रूरी है, सीड जर्मिनेशन, सीड जो बीज है ना उसको उगाने के लिए, उसकी जर्मिनेशन के लिए, उसको उगाने के लिए, ठीक है, फॉस्फोरस का किरदार है। फिर पी से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी फॉस्फोरस का बड़ा किरदार है, खाना बनाने में। अच्छा, अब पोटाशियम की बात कर लेते हैं। पोटाशियम जो होता है ना, ये कहाँ पे ज़रूरी है, ये स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में बहुत ज़रूरी है। आगे हम जाके ना एक स्टोमेटा की कहानी पढ़ेंगे, वो उसमें आप देखेंगे पोटाशियम कितना लाजमी है। क्योंकि ना ये हमारे पास, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ, ये हमारे पास दो सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स, ऐसे करके, ठीक है। गार्ड सेल्स के दरमियान में जो सुराख होता है ना, इसको स्टोमेटा कहते हैं। तो ये गार्ड सेल्स तभी खुलते हैं, ये गार्ड सेल्स जो होंगे ना, ये जब इनमें ना पोटाशियम आइन जाता है, ठीक है। जब दिन चढ़ता है ना, ड्यूरिंग डे टाइम पोटाशियम आइन गार्ड सेल के अंदर जाएगा। अब जब पोटाशियम आइन गार्ड सेल के अंदर जाता है ना, तो जहाँ पे पोटाशियम आइन जाता है वहाँ पे पानी जाता है। पानी तो पोटाशियम आइन को ही फॉलो करना है भाई, पानी जहाँ पे पोटाशियम आइन वहाँ पे पानी, ठीक है। अब पानी भी इसमें गार्ड सेल में जाना शुरू कर देगा। तो गार्ड सेल में जब पानी भी आ गया, पोटाशियम आइन भी आ गया, तो गार्ड सेल बड़े फूल जाएंगे। जब फूल जाएंगे ना, तो इनके दरम्यान में जो सुराख होता है ना, स्टोमेटा, ये खुल जाता है, सही। अब जब शाम होती है ना, तो शाम टाइम पोटाशियम आइन कहते हैं भाई शाम हो गई, अब हमें घर जाना। रात को तो हर एक को अपने घर चले जाना चाहिए। जिस तरह अगर आप भी कभी अपने फ्रेंड के घर गए हो, तो रात को आपकी अम्मी कहती हैं आपने रात को ज़रूर घर आ जाना है, रात घर में गुजारनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से पोटाशियम आइन भी कहता है भाई बस अब रात होगी, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। तो पोटाशियम आइन ने भी रात के वक्त गार्ड सेल्स को छोड़ के बाहर आ जाना है। बस जब पोटाशियम आइन बाहर आएगा तो पानी भी बाहर आ जाएगा। जब पानी बाहर आएगा तो जो गार्ड सेल्स है ना, ये बेचारे क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे। फ्लैसिड का मतलब है ये बिल्कुल अब ये उस तरह नहीं फूले रहेंगे, बिल्कुल अब ये बेचारे लूज से हो जाएंगे ऐसे करके। जब ये लूज से हो जाएंगे ना ऐसे करके, तो इनके दरम्यान में जो स्टोमेटा सुराख था वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से पोटाशियम का बड़ा किरदार है कहाँ पे, स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन आ जाता है, एक न्यूट्रेंट है, मैक्रो न्यूट्रेंट। नाइट्रोजन ने कहाँ अपना किरदार अदा करना है, प्रोटीन बनाने में। बिल्कुल आपने पढ़ा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था बायोमोलिक्यूल में, प्रोटीन का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, प्रोटीन कैसे बनती है। देखें, प्रोटीन छोटे छोटे अमाइनो एसिड के आपस में मिलने से बननी है प्रोटीन। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है, ये देखें। तो इसलिए वो कह रहा है नाइट्रोजन ने प्रोटीन बनाना है, सही हो गया। नाइट्रोजन ने क्लोरोफिल बनाना है, याद रखना है आपने, क्लोरोफिल
तो पता है ना आपको क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन स्ट्रक्चर सारे होते हैं, ग्रीन एल्गी हो गई, ग्रीन प्लांट हो गए, ये क्यों ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल लगा होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, सही है। ये हम चैप्टर नंबर 3 द सेल में भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बायोएनर्जेटिक्स में हमने डिटेल से पढ़ा। तो वो जो क्लोरोफिल होता है ना, उसके अंदर 2 मैक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। ये बात आपने याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रेंट और एक होता है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम है, ठीक है। ये देखें, ये कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। जो हमारे पास मैक्रोन्यूट्रेंट्स है ना, वो क्लोरोफिल में होंगे। कौन कौन से? एक नाइट्रोजन और एक मैग्नीशियम, ये दोनों, सही है। तो नाइट्रोजन क्लोरोफिल का पार्ट है। नाइट्रोजन इंजाइम को भी जाके एक्टिवेट करता है, ठीक है। नाइट्रोजन ने जाना है, जाके इंजाइम के साथ जाके लगना है और इंजाइम को एक्टिवेट कर देना है। जो इंजाइम सोया हुआ था उसको जगा देना है, उठो उठो भाई अपना काम करो, सही। सल्फर क्या करता है? सल्फर के बारे में ना आपने इस तरह याद रखना है, वेस्पा होती है ना, एक बाइक वेस्पा जो लड़कियां वगैरह चलाती हैं, तो वो वेस्पा जो है ना, उससे हम याद करेंगे। वेस्पा, वी से विटामिन, ई से इंजाइम, एस से सल्फर क्या करता है? सल्फर विटामिन बनाता है। सल्फर इंजाइम का कंपोनेंट है, इसने इंजाइम बनाना है। पी से क्या बनता है? प्रोटीन। सल्फर ने प्रोटीन को भी बनाना है। और ए बस वैसे ही, ए को छोड़ दें बेशक। तो वेस्पा में क्या है? वी से विटामिन, ई से इंजाइम, पी से प्रोटीन, एस से सल्फर ने सारी चीज़ें बनानी है, ठीक हो गया। तो वही प्रोटीन, विटामिन, इंजाइम सल्फर ने बना ली। फिर कैल्शियम आपको पता है, कैल्शियम जो है ना, सेल वॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपको याद हो, सेल वॉल की 3 लेयर्स थी, हमने पढ़ी। आउटर वॉल, मिडल वॉल, इनर वॉल, प्राइमरी वॉल, मिडल वॉल को मिडल लेमेला कहा था हमने, और अंदर वाली वॉल को सेकेंडरी वॉल कहा था हमने, सही है। तो वो जो मिडल लेमेला थी ना, उसके अंदर आपको याद हो कैल्शियम था। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपको याद नहीं आ रहा, उसमें हमने पढ़ा था वो जो मिडल लेमेला होती है वो कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, सही हो गया। ये देखें, ये देखें, मिडल लेमेला जो होती है ये कैल्शियम, उसके अंदर कैल्शियम था। सॉरी, नज़र नहीं आ रहा है। ये मिडल लेमेला जो होती है उसको कैल्शियम ने मिलकर बनाया हुआ था। ये देखें, ये मिडल लेमेला और मिडल लेमेला के अंदर क्या था? कैल्शियम, सही हो गया। तो इसलिए उसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैल्शियम जो होती है उसने किसको बनाना है? सेल वॉल को बनाना है। हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, क्योंकि हमने लेने 60 में से 60 मार्क्स बायोलॉजी में, ठीक है। तो उसके लिए आपने एक साइड बॉक्स, एक कुछ भी नहीं छोड़ना, हर चीज़ पढ़ेंगे निमोनिक बना के अच्छे तरीके से, कि याद भी हो, बोरिंग भी ना लगे, ठीक है। तो कैल्शियम ने क्या करना है? सेल वॉल को बनाना है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। इसके अलावा कैल्शियम ने इंजाइम को भी जाके एक्टिवेट करना है, जो इंजाइम को जाके जगा देना है, सोए हुए इंजाइम को, ठीक है। और कैल्शियम ने क्या करना है? इन्फ्लुएंसेस द वाटर मूवमेंट इन सेल की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करना है, असर डालना है। मतलब कैल्शियम जो होता है ना, ये भी एक आयन है। तो जहाँ पे कैल्शियम जाएगा ना, वहाँ पे पानी जाएगा। कैल्शियम सेल के अंदर जा रहा है, पानी सेल के अंदर जा रहा है। कैल्शियम सेल से बाहर जा रहा है, पानी सेल से बाहर जा रहा है। तो जहाँ पे कैल्शियम जाएगा वहाँ पे पानी जाएगा। तो इस तरीके से उसने कहा हुआ है कि कैल्शियम जो होता है, ये जो पानी होता है ना, ये आयंस को फॉलो करता है। जिस तरह हमने पोटाशियम का भी पढ़ा था, पोटाशियम अंदर गया गार्ड सेल्स के अंदर, तो पोटाशियम आयन अंदर गया तो पानी भी अंदर चला गया, पोटाशियम आयन बाहर निकला, पानी भी बाहर निकल गया। तो ये पानी ना आयंस को फॉलो करता होता है, बेशक वो पोटाशियम आयन हो या कैल्शियम आयन हो, सही है। फिर मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम जो मैंने आपको बताया क्लोरोफिल का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सही है। और मैग्नीशियम ने भी जाके एंजाइम को जगा देना है, सोए हुए एंजाइम को जाके एक्टिवेट करना है। तो ये एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले ना जो काम है, ये काफ़ी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं। आपने देखा, ये भी एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, सल्फर भी कर रहा है, नहीं सल्फर नहीं, हाँ सल्फर भी देखो एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, कैल्शियम भी एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, मैग्नीशियम भी कर रहा है, सही है। तो ये काफ़ी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंजाइम को जाके एक्टिवेट करते हैं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट है। ये होंगे तो एंजाइम जागेंगे, और जब एंजाइम जागेंगे तो रिएक्शन तेज़ होगा, फास्ट स्पीड अप होगा, और रिएक्शन स्पीड अप होगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा, सही है। अच्छा, अब हम ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इसी तरीके से देख लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है जी स्टूडेंट्स? अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देख लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास ना आयरन आ जाता है। आयरन पढ़ा था ना हमने, लोहा तांबा, तो ये वो आयरन है। आयरन जो होता है ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। आयरन ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना है, वही जिसमें फूड ग्लूकोज बनता है, उसमें आयरन ज़रूरी होता है। आयरन ने भी जाके एंजाइम को जगाना है, उठ जाओ भाई एंजाइम, जागो जागो काम करो, एक्टिवेट करना है एंजाइम को, ठीक है। मोलिब्डेनम ने क्या करना है? ये ना उन एंजाइम्स का कंपोनेंट है, इसने जाके उन एंजाइम को बनाना है। उन एंजाइम, कौन से एंजाइम? जो एंजाइम नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पौधा होता है ना, ये प्लांट है, ये प्लांट्स की रूट है, ये पौधे का पत्ता है,
ठीक है। इसने ना ये जो पौधा होता है ना, इसने नाइट्रोजन को डायरेक्टली, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में फिर रही होती है लेकिन इसने डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं लेना। ये पहले नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट्स में। नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए ना यहाँ पे बैक्टीरिया बैठे होते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो नाइट्रेट्स में, फिर नाइट्रेट से अमोनिया में भी कन्वर्ट करना होता है। तो वो जो नाइट्रेट से अमोनिया में कन्वर्ट करना है ना, उसके लिए एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम जो होते हैं उनको मोलिब्डेनम जाके बनाता है। उन एंजाइम का एक कंपोनेंट है, उन एंजाइम का पार्ट है, ठीक है। बोरोन, बोरोन आपने इस तरह याद करना है, बोरोन, ठीक है, फॉर शुगर ट्रांसपोर्ट। बोरोन कहाँ पे चाहिए? शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आगे हम जाके पढ़ेंगे शुगर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। जिस तरह के जो पत्ता होता है ना, इस पत्ते में खाना बनता है। शुगर से मुराद है वो ग्लूकोज, खाना, फूड इस पत्ते में बनती है। फिर पत्ते में बनने के बाद उस खुराक को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पे? रूट्स वगैरह को देने हैं उस खाने को, ताकि रूट्स लें, ठीक है। स्टेम को देना है, तो ये शुगर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टेम्स में, रूट्स वगैरह में, ताकि हर एक, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सेल हैं, लिविंग सेल्स हैं सारे के सारे। तो लिविंग सेल्स को ग्लूकोज चाहिए भाई। ग्लूकोज लेंगे तो वो ग्लूकोज को तोड़ के सेलुलर रेस्पिरेशन से एटीपी बनाएंगे, और एटीपी होगी तो सेल अपना काम करेगा, तो इसलिए ग्लूकोज चाहिए। तो उस शुगर को ट्रांसपोर्ट करने में बोरोन का किरदार है। सेल डिवीजन में, एक सेल को दो में डिवाइड करने के लिए बोरोन का किरदार है, ठीक है। सर्टेन एंजाइम, इसमें जाके एंजाइम को एक्टिवेट करना है। एंजाइम को तो काफ़ी न्यूट्रंट्स एक्टिवेट कर रहे हैं, अगर आपने देखा हो, ठीक है। तकरीबन हर दूसरा न्यूट्रंट जाके एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये आपने बोरोन को कैसे याद करना है? बोर होना, शुगर यहाँ पे बैठी बोर हो रही थी तो उसको ट्रांसपोर्ट करा दो। या सेल बैठा बैठा बोर हो रहा था, सेल कहता है चलो मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो सेल डिवीजन में बोरोन का किरदार है, और एंजाइम को एक्टिवेट करने में, ठीक है। कॉपर का कहाँ पे किरदार है? कॉपर भी वही बात, एंजाइम्स का कंपोनेंट है, इसने जाके एंजाइम को एक्टिवेट करना है, ठीक है। मैग्नीज कहाँ पे किरदार है मैग्नीज का? मैग्नीज ने वो एंजाइम जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं ना, उन एंजाइम को जाके एक्टिवेट करना है मैग्नीज ने। क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है। हर क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ना, इसके लिए इतने ज़्यादा एंजाइम्स चाहिए होते हैं दोनों प्रोसेस के लिए। और उन एंजाइम्स को जो कंपोनेंट होता है ना, वो मैग्नीज होता है। मैग्नीज जाके उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा होता है, ठीक है। और जिंक कहाँ पे चाहिए? ये भी उसी तरीके से, इसने भी लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम को एक्टिवेट करना है जाके, जिंक ने। ज़्यादातर सारे न्यूट्रिएंट्स एंजाइम को तो हर कोई एक्टिवेट कर रहा है ना, तो आपने इस एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम तो हर एक में तकरीबन लिख देना है। क्लोरीन जो है ना, ये क्या कर रहा है? ओस्मोसिस ऑफ वाटर, इसने पानी की ओस्मोसिस करवानी है। ओस्मोसिस का प्रोसेस अभी हम बस कुछ देर में डिटेल में पढ़ते हैं कि ओस्मोसिस होता क्या है, ठीक है। निकल जो होता है ना, एन से निकल, एन से नाइट्रोजन, निकल ने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करवाना है, सही है। तो एन से निकल, एन से नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म करवाने में निकल का किरदार है। क्या मतलब नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म? मतलब अभी हम आगे जाके नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो वो जो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म होना है ना, मतलब नाइट्रोजन को छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल का पार्ट बनाना है, या बड़े मॉलिक्यूल जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है उनको छोटे में तोड़ना है, यही मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो उनमें निकल का किरदार होगा सब में। जहाँ पे नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा ना, वहाँ पे निकल ज़रूर चाहिए, सही हो गया। तो ये हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का पढ़ लिया। अब हम ना पढ़ लेते हैं कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का क्या रोल है, सही है। अच्छा, नाइट्रोजन जो होता है ना, अगले लेक्चर में चले हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन मैग्नीशियम का रोल, वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।